नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज़ द्वारा ज्योग्राफी का जो टेस्ट लिया गया है, बिहार दरोगा का सेट है या उसका पीडीएफ जो है उसका क्वेश्चन आंसर हम आपको बीच कराने वाले हैं। जो बच्चे पेड क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं खान सर के ग्लोबल स्टडीज़ में, वो बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो उनके सारे पीडीएफ उनके क्लास का जो है सो आनंद आप हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। सारी अपनी तैयारियों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके का केवल आपको इसमें कंसस होकर के पढ़ाई करने की आवश्यकता है, जो कि सारे कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो समझ गए ना। देखिए, इसका पहला पार्ट जो है सो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में आइए और वहाँ पे सर्च मारिए, आपको जो है सो इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसका क्लास भी आपको मिल जाएगा। आज यह जो है सो दूसरा पार्ट रहेगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की ओर बढ़ते हुए सारे क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 25 तक पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 1 में हम जो है सो बनाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अभी जो है सो हम 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन है मृत ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी जो होती है वो दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है और दूसरा मृत ज्वालामुखी होता है। तो क्वेश्चन इसमें कहता है कि मृत नहीं है, तो मृत नहीं की बातें कर रहा है, मतलब वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपको बताना है। क्या वो नारकोंडम ज्वालामुखी, पोपा, देवबंद या बैरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैरन जो ज्वालामुखी है यह सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ना कि यह मृत माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन पूछा कि कौन सा मृत नहीं है। नहीं की चर्चा किया तो नहीं में कौन आ जाएगा, बैरन। बैरन जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अपने भारत में पड़ता है। इस बातों को भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से विश्लेषण के साथ आपको जो है सो सारे क्वेश्चन आंसर को कराया जाएगा। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है सो बेहतरीन ढंग की तैयारी करने की अवसर मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह जो है सो सही मिलान करने के लिए कहता है कि सही युग्म का मिलान करें। नंबर यहाँ पर देश दिया गया है सूची में और इधर से ज्वालामुखी दिया गया है, यानी कि किस देश में कौन सी ज्वालामुखी है ये आपको बताना है। जैसे भारत, तो भारत में हमने अभी जस्ट बताया है कि बैरन जो ज्वालामुखी है ये भारत में उपस्थित है, तो इसलिए एक का ए नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद इक्वाडोर जो है सो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है और तंजानिया में जो है सो किलिमंजारो है और जापान में जो है सो फ्यूजियामा जो है सो ज्वालामुखी, यानी कि यह जो है सो सभी सीधा सीधा मिलान करने वाला है और सभी जो है सो मैच हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि क का जो देख रहे हैं क का जो है सो ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पर अभी क का 1 हो गया है। उसके बाद जो है सो ख नंबर जो है उसका 2 दे दिया है, यानी कि यहाँ से इक्वाडोर यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 मतलब 28 देखिएगा। ये क्या कहते हैं, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बिहार दरोगा की तैयारी करने वाली यानी कि एसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये जो है सो रामबाण वीडियो साबित होने वाला है और यहीं से आपको जो है सो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कीजिए, समझिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो ज़रूर इसको देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये कहते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या बाहर निकलता है, यानी कि जब ज्वालामुखी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कि मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से क्या होता है कि ज्वालामुखी ऊपर की ओर निकलता है। निकलने के बाद जो है सो धधक धधक करके इस प्रकार आग का जो है सो लपटी जो है सो ऊपर से बाहर की ओर निकलते रहता है, तो इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन किया गया है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या बाहर निकलता है। अंदर से बाहर की ओर जो निकलने वाली मटेरियल है, पदार्थ है, उसमें कौन से पदार्थ जो है सो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दक्षिण भारत में काली मिट्टी लेने का मुख्य कारण कौन सा चट्टान है? काली मिट्टी लेने का मुख्य कारण कौन सा चट्टान है? चट्टानों का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, या ग्रोबा है, या बलुआ पत्थर है। तो कौन सा चट्टान है ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेसाल्ट। बेसाल्ट एक चट्टान है जो कि काली मिट्टी का मुख्य कारण यहाँ पे मानी जाती है, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ये भी जो है सो मैचिंग करने वाला, सुमेलित करने वाला, इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जो वायुमंडल में जो परतें होती है उस परतों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, है ना, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार के जो मंडलें हैं, लेयर जो है वायुमंडल का, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया है कि सुमेलित करने के लिए, तो क्षोभ मंडल जो देख रहे हैं ना, ये क्षोभ मंडल जो है सो किससे संबंधित है? क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, क्या इससे रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो हम आपको बता दें कि क्षोभ मंडल में मौसम जैसी घटनाएं जो है सो घटती रहती है, यानी कि क्षोभ मंडल का घ नंबर में चला जाएगा। मौसम घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल के बारे में बताना है कि वायुयान की उचित जो दिशा होती है, दशा जो होती है, वो समताप मंडल में ही होती है। तो इस प्रकार से इसका समताप मंडल हो जाएगा। और मध्य मंडल जो आप देख पा रहे हैं कि इस मध्य मंडल में क्या होता है कि सर्वाधिक ठंड परत होता है। सबसे ज़्यादा, सभी परतों में सबसे ज़्यादा ठंडा जो होती है वो मध्य परत ही होती है। और आयनिक मंडल जो है सो आयन मंडल में चला जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको मैचिंग कर सकते हैं कहाँ से ये कौन सा है। तो एक नंबर का जैसे देखें कि ये घ नंबर में चला गया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 का 4 में से कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि वायुमंडल की परतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, क्रम से व्यवस्थित करना है। यानी कि पृथ्वी के जब जस्ट ऊपर जाते हैं तब कौन सा मंडल मिलता है, उसके बाद कौन सा मंडल, उसके बाद कौन सा मंडल। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक लेयर को इसका क्या नाम देते हैं, फिर इस लेयर को, फिर इस लेयर को, फिर इस लेयर को, सभी लेयरों को किस नाम से जानते हैं? तो जो सबसे पहला लेयर आता है ना, इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल कहेंगे? क्षोभ मंडल। तो स्टार्टिंग में देखिए क्षोभ मंडल कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना, तो क्षोभ मंडल। उसके बाद जो दूसरा लेयर आता है इसको समताप मंडल कहते हैं। इसको जो है सो बीच में आ रहा है तो मध्य मंडल कहते हैं। इसको जो है सो आयन मंडल कहते हैं और इसको बहिर्मंडल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 मंडलें होती, 5 परतें होती है, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्षोभ मंडल आती है और इसी मौसम जैसी घटनाएं अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किए हैं कि क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। वायुयान जो उड़ते हैं ना, यानी कि जहाज वगैरह जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और मध्य मंडल में क्या होता है कि ये सबसे ठंडा माना जाता है। तो इस क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए, सीखिए, याद करते चलिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो अधिक से अधिक आप हमें कमेंट करें और हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड इसका करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो जल वाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जब ऊंचाई की बढ़ता है ना, तो उस बढ़ने के क्रम में इसके जल वाष्प में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसमें जल वाष्प की मात्रा पर डिपेंड करने के लिए बातें कर रहा है। तो यह जो होती है वो पहले बढ़ता है, या क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है तो घट जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहले बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है तो घटता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहते हैं कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है समान वायुदाब को मिलाने वाले स्थान पर जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है सो समदाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समदाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है सो 35 नंबर की ओर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए ये भी सुमेलित करने के लिए कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है सो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इसमें जब तक आपका जो है सो मतलब याद अच्छे से नहीं रहेगा तब तक जो है सो आप इस क्वेश्चनों को डील नहीं कर पाएंगे, और आपसे ये क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। इसलिए हम आपको जो है सो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, और आप इसको सीखिए। 35 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं कि इसको जो है सो ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इटली में यहाँ पर क्या है कि ये सभी जो है सो हवाएं हैं, ये सभी जो देखते हैं वो विभिन्न देशों में बहने वाली जो हवाएं, ठंडा हवा या फिर गर्म हवा, जो आप लोग जानते हैं कि विश्व में जो कुछ हवाएं बहती है, जैसे कि हमारे भारत में इस वक्त जो है सो लू बरसती है, और लू क्या है तो भारत में बहने वाली एक गर्म हवाएं हैं। क्या है तो गर्म हवाएं हैं, तो इसलिए आज शीतलहरी क्या है हमारे भारत में बहने वाली तो ठंडा हवा है। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न देशों में गर्म एवं ठंडा हवाएं बहती है। जैसे इटली में जो है सो कौन सा सिराको बहती है, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, फोन जो है सो अरब रेगिस्तान में, और सिमुक जो है सो स्विट्जरलैंड में बहने वाली ये सभी हवाएं हैं। और यह जो है सो सुमेलित सीधा सीधा है, इसीलिए इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क का 1, ख का 2, ग का 3 और घ के 4। इस प्रकार से जैसे ये सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ उल्टा किया गया है इसमें, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाइए, यह जो है सो इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, लेकिन फ़ोन जो है सो स्विट्जरलैंड में जाएगा और सिमुक जो है सो आपका अरब रेगिस्तान के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो सही सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर में क्या कहते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म धूल से भरी पवन को क्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना है, कहते हैं कि गर्म धूल से भरी, यानी कि गर्म हवाओं के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसको क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना, इसको सिराको कहते हैं। सिराको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, सिराको कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, कहते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। यानी कि इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो प्रशांत महासागर में उठने वाली धाराएं नहीं है, बल्कि वो दूसरे सागरों का हो सकता है। जैसे यहाँ पर कहता है कि क्यूराइल धारा, सुसीमा धारा, पेरू धारा, मोजाम्बिक धारा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोजाम्बिक धारा जो है यह जो है सो प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। बाकी जितने भी 3 धाराएं देख रहे हैं ये तीनों के तीनों क्या है तो प्रशांत महासागर की धारा है। तो मोजाम्बिक यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्न में से कौन सी गर्म जल धारा नहीं है। यानी कि कौन ऐसी धारा है जो गर्म नहीं है, ठंडा है। और 4 ऑप्शन यहाँ से आपको जो है सो दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से देखिए, इसमें कहता है कि पहला ऑप्शन कि गल्फ स्ट्रीम धारा, उसके बाद जो है सो नॉर्वे धारा, हमबोल्ट धारा, या फिर क्यूरोसिबो धारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट की जो धारा है यह गर्म जलधारा नहीं बल्कि यह ठंडा जलधारा है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमबोल्ट की धारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। आप लोग तो जानते हैं महासागर की जो पानी होती है वो लवण युक्त होता है, उसमें जो है सो नमक की मात्रा होती है, जिसके कारण ना उसमें हम स्नान अच्छे से कर सकते हैं, स्नान भी करेंगे तो शरीर में जो है सो ठंडक महसूस नहीं होगा। जैसे कि हम लोग मृदु जल से नहाने के बाद हमारे शरीर को ठंडक महसूस होता है और हम जो है सो पूरा रिलैक्स फील करते हैं। इस प्रकार से आप नमक समुद्र के पानी में नहाने से आपका जैसा शरीर नमकीन जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर लवणता के बारे में पूछ रहा है कि लवणता कितनी होती है, तो ये 35% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि किस राज्य में मानसून पूर्व वर्षा फुहारा जो आती है, यानी कि मानसून पूर्व वर्षा फुहारा को आम्र वर्षा कहते हैं। जो फुहारा आते हैं मानसून से पहले, उस फुहारा को आम्र वर्षा कहते हैं। वो किस राज्य में कहा जाता है, तो यह कर्नाटक में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में क्या कहते हैं,
किस हिमालय पर्वत को महान या सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय कहते हैं? यानी कि इसका दो दो नाम है। कौन सी वो हिमालय है जिसको महान या सर्वोच्च हिमाद्री भी कहते हैं या फिर मुख्य हिमालय भी कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बृहद हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बृहद हिमालय को ही। क्योंकि हिमालय का 4 प्रकार होता है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो 4 प्रकार में जो ये आप बृहद हिमालय देखते हैं, इस बृहद हिमालय का ही दूसरा नाम महान हिमालय या फिर मुख्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आ जाते हैं कितना नंबर पर, तो हाँ, इसमें जो है 42 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं 42 पे। देखिए, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी केटू जो है वो किस पर्वत के अंतर्गत आता है? यानी कि काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी जो केटू है वो कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? जैसा कि अब हमने 4 प्रकार के बताए हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इनमें से केटू जो है वो ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर वाले हिमालय के ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसे श्रेणियाँ जो आप देखते हैं ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंसूरी, नैनीताल, शिमला आदि पर्यटक स्थल किस हिमालय के भाग हैं? ये तीनों जो फेमस स्थल जो पर्यटक स्थल के रूप में आप देख रहे हैं, या तीनों के तीनों किस जो है सो हिमालय का भाग है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है सो शिवालिक का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जब कभी भी आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको जो है इस प्रकार का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का और भी वीडियो हम आपके लिए लेके बना करके लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि मात्र आपको इतना ही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्री में आपको स्टडी करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आ जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो इसको भी आपको जो है सो सुमेलित करना है। और इसमें जो है सो आप लोग जानते हैं कि हिमालय को जो है सो सिडनी बुर्राड, किसने? सिडनी बुर्राड, है ना। तो सिडनी बुर्राड जी जो थे, यह जो है सो हिमालय को ऊपर से लेके नीचे की ओर इस प्रकार से नहीं बांटे, बल्कि यह जो है सो पूरब से पश्चिम की ओर इस प्रकार से जो है सो डिवाइड किए थे। और इनको भी जो है सो 4 भागों में ही डिवाइड किए थे। तो वो 4 भागों का नाम क्या है और वो उसका डिवीज़न कौन सी नदियों के माध्यम से, किस क्षेत्र के आधार से डिवीज़न किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जैसे कि देखिए, तिस्ता और दिहांग नदी जो है, इस नदी के माध्यम से कौन सी हिमालय का जो है सो डिवीज़न होता है? तो यह असम हिमालय। कौन सी हिमालय का होता है? तो असम हिमालय जो है वो तिस्ता और दिहांग नदी को ही हम लोग जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि ये दिहांग जो है सो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी मानी जाती है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि घ नंबर में 1 जो है सो यहाँ पर 3 बार है। तो चलिए एक बार और इसको मिला लेते हैं, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखिए ख नंबर जो है काली और तिस्ता नदी जो देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं नेपाल हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय को जो बांटते हैं वो काली और तिस्ता नदी के माध्यम से ही बांटते हैं। तो ग नंबर का 2 हो जाएगा। ग नंबर का क्या हो जाएगा? 2। ग ये रहा और 2 यहाँ पर ये रहा, 4 नंबर में आ रहा है ना ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से 2 को ही मिलाने से हमको जो है सो आंसर मिल जाता है। वैसे अगर आप कहते हैं तो इसको टोटल मिला देते हैं, 4 ऑप्शनों को ही हम जो है सो यहाँ क्या कर लेते हैं, तो मिला ही देते हैं। उसके बाद सतलुज और जो है सो काली नदी आप देखेंगे 3 नंबर में क्या है? सतलुज और काली नदी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यह जो है सो ख नंबर यानी कि कुमायूं हिमालय के साथ चला जाएगा, और यह जो बच गया वो पंजाब हिमालय के साथ चला जाएगा। किसके साथ? पंजाब हिमालय के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही सुमेलित बैठ रहा है। तो इसलिए 44 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 45। किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को झाझ दोआब कहा जाता है? दोआब मतलब ये होता है कि जब कभी दो नदियाँ क्या होती है? बहती है, और उसके बीच का जो भाग होती है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। जैसे आप एक नाम जानते हैं राज्यों का, पंजाब। क्या जानते हैं? पंजाब।
तो पंजाब जो नाम देखते हैं, यह जो है सो 5 नदियों का यहाँ पर आब होता है। कौन सी नदियों की? 5 नदियों का जो है सो यहाँ पे आब मतलब आना होता है और मिलना होता है पंजाब में, इसलिए इस राज्य का नाम पंजाब रखा गया है। जो कि आप झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो देखते हैं वो पंजाब में ही आकर के मिलता है, इसीलिए इसको पंजाब कहा जाता है। और दोआब मतलब 2 नदियाँ आकर के जब मिलता है तो उसको दोआब कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये बीच का जो क्षेत्र हो जाएगा वो दोआब कहलाएगा। चलिए अब उसके बाद समझिए यहाँ पर यहाँ पे कहता है कि चाज दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए च और झ आ रहा है ना, तो इसी का आपको ध्यान में रखना है ट्रिक के माध्यम से, च और झ। तो च से चिनाब और झ से झेलम। देख लीजिए कहाँ ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है ना, झेलम और चिनाब। तो चाज दोआब जो है वो झेलम और चिनाब नदी के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कहते हैं कि किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो अपने भारत में ही बनता है, ध्यान में रखना है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है सुना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बनती है माजुली द्वीप, ध्यान में रखना है। द्वीप क्या होता है कि मान लेते हैं कि यह नदियों की बहने की मार्ग है। यह क्या है? तो नदियों की बहने की मार्ग है। इस रास्ते से जो है सो पानियाँ बह रही है, लेकिन बीच में अगर एक उभाड़ जैसा उत्पन्न हो जाता है तो यह नदी जो है सो दोनों किनारे से होकर के ऐसे करके जो है सो नदियाँ बहने लग जाती हैं। ये क्या होता है? इस प्रकार से नदियाँ बहने लग जाती हैं। और ये बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, इसी वाले भाग को क्या कहते हैं? तो द्वीप कहते हैं। इसी वाले भाग को क्या कहेंगे? तो द्वीप कहेंगे। और इस द्वीप का क्या नाम दिया गया है? तो माजुली द्वीप। कौन सी नाम दिया गया है? तो माजुली द्वीप। और यह जो है सो भारत का सबसे बड़ी द्वीप है जो कि नदियों के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है और किस राज्य में? तो असम में बनता है। कौन से राज्य में? तो असम में बनता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं ना, सॉरी 37 है, 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं कि निम्न में से मिट्टी के किन परतों में केवल पत्थर पाया जाता है? केवल पत्थर, मिट्टी का जो परत होता है उन परतों में केवल पत्थर कौन सी जो है सो हॉरिजॉन में पाया जाता है? तो ध्यान में रखना है यह हॉरिजॉन आर में केवल पत्थर ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? कितने भागों में किया है? तो ध्यान में रखना ये 8 भागों में विभाजित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी है? तो ध्यान में रखना यह जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को आप एक ही नाम जानते हैं कि रेगुर मिट्टी। क्या जानते हैं? रेगुर मिट्टी। बट यहाँ पर ध्यान में रखना है रेगुर मिट्टी भी नाम है, कपासी मिट्टी भी नाम है और लावा मिट्टी भी नाम है, यानी कि इन तीनों नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही नाम इसका सही है। काली मिट्टी का रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी, इन तीनों नामों से जाना जाता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 नंबर में देखिए कहते हैं कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लग जाता है? मतलब मिट्टी का वह टाइप जिसमें पानी मिला देने से, क्या मिला देने से? पानी। अगर आप इसमें पानी मिला देते हैं तो ध्यान में रखिएगा इसका रंग जो है सो बदल जाता है, यानी कि H2O मिला देने से इसका रंग क्या हो जाता है? तो बदल जाता है। तो यह जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी जो है इसका रंग जो है सो बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पाइन वृक्ष किस प्रकार के मिट्टी में पाया जाता है? अल्पाइन वृक्ष जो है वो किस प्रकार के मिट्टी में उगते हैं और किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? तो यह जो है सो पर्वतीय मिट्टियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फसल उगाने हेतु तो भूमि का पीएच मान मुख्यतः कितनी होनी चाहिए? भूमि का जो पीएच मान है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें कहता है कि भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए ताकि उसमें जो है सो फसल अच्छी उगाई जा सके? तो ध्यान में रखना है कि पीएच मान इसका 6 से 7.5 यानी 6 से 7.5 अगर रहता है तो इसमें कृषि कार्य करना यानी कृषि का उत्पादन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है कृषि के लिए। तो ध्यान में रखना है इसका जो पीएच मान होगा वो 6 से 7.5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर
54 देखिए, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्षारीय मृदा के संदर्भ में गलत कथन को चुने। जो क्षारीय मृदा है उसके संदर्भ में जो गलत कथन है उसको बताना है। पहला ऑप्शन कहते हैं यह खेती के लिए अच्छी होती है, बिल्कुल नहीं, क्षारीय मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होता है। और ऑप्शन कहता है कि गलत कथन को ही चुनने के लिए, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही आंसर। बाकी सभी ये क्या कहते हैं, अच्छी नहीं होता है, तो ये सही जवाब ही अच्छी नहीं होता है, और यहाँ कहता है अच्छी होती है, इसलिए ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नामों से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है सो बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी से के नाम से, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि यह नदियाँ हैं, यह क्या है, नदियाँ, इस रास्ते से नदियाँ प्रवाहित हो रही है, इस रास्ते से क्या हो रहा है, तो नदियाँ प्रवाहित हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी मोहल्ले में जाकर के यह बाढ़ का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है, बाढ़ का कारण बन जाता है। बाढ़ के कारण बनने के बाद फिर से यह नदियाँ जो है सो नीचे की ओर आकर के आगे की ओर बढ़ने लग जाती है, और यहाँ पर जो नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी बहा करके लाया गया था यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाता है, और फिर पानी जो है सो आगे की ओर बढ़ जाती है कुछ समय के बाद। तो डिपॉजिट की गई मिट्टी जो होती है ना, इसी को पुराने जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसी पुराने जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं, बांगर। और नए नए सालों भर जो मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट, मान लेते हैं बार बार यहाँ बाढ़ आ रही है और यहाँ पर मिट्टी डिपॉजिट किया जा रहा है, तो इसको सालों साल जब डिपॉजिट करेगा तो इसको क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे, ध्यान में रखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कहते हैं, धान की खेती हेतु अति उपजाऊ भूमि कौन सी है। यानी धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि जो माना जाता है वो कौन सी माना जाता है। तो ध्यान में रखना, यह दोमट मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी, दोमट, यानी कि यहाँ पे दोमट लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 57 नंबर में कहते हैं कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसको फसल योग्य बनाया जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि वह मिट्टी में जो है सो फसल योग्य मिट्टी नहीं, खेत जो है, भूमि जो है वो फसल योग्य नहीं है, तो उसमें जिप्सम मिला देने से उसका पीएच मान जो अभी देखे 6 से 7.5 तक उसके बीच आ जाता है, और फिर उसमें खेती का कार्य करना आसान हो जाता है। तो वो कौन सा मिट्टी का प्रकार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान में रखना, ये अम्लीय मिट्टी है। जब कभी मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसमें जिप्सम मिला दीजिए। खेत किसान जो आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो खेती बाड़ी भी करते होंगे, तो ध्यान में रखना है कि जो मिट्टी जब अम्लीय हो जाएगा ना, तो उसको खेती योग्य बनाने के लिए उसमें आप जिप्सम का छिड़काव कर दीजिए और फिर उसमें खेती कीजिए। देखिए आपकी अनाज की उत्पादकता बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, आरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। आरावली पर्वत श्रेणी आप लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से जो है यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ जाता है, तो राजस्थान में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा हिस्सा है इसका, इस पर्वत का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है सो कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान में। कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान में। और एक चीज़ और इसके बारे में है, और इसका जो और अधिक भाग जो होता है वो दिल्ली में भी होती है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी। यहाँ पर जो है सो इसका थोड़ा बहुत हिस्सा देखने को मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह राजस्थान में देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और, भारत की जो सबसे पुरानी मिट्टी जो है, पर्वत जो है, वो आरावली पर्वत श्रेणी को ही माना जाता है। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो विस्तार पूछा गया है कि कहाँ से कहाँ तक यह जो है सो फैला हुआ है, तो ध्यान में रखना, यह दिल्ली से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है, और बीच में आने वाले राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका भाग देखने को मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम किस पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ी है जिसमें स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ी। 4 प्रकार के यहाँ पर आपको जो है सो ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि मानसिनराम जो है वो किस में है, तो खासी में है। कहाँ में है, तो खासी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी क्या है। सतपुरा पर्वत श्रेणी जो आप देख रहे हैं, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, और बाकी का जो भी क्वेश्चन बच रहा है इसका हम पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे। इससे पहले देखिए एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यह आपका पार्ट 2 वीडियो है, और आगे आने वाले समय में यानी कि कल के वीडियो में हम जो है सो आपको पार्ट 3 भी लेकर के बनाएंगे, और उसमें
61 नंबर से लेकर के आगे की ओर क्वेश्चन जितना भी है उसको करने की कोशिश से करेंगे। तो कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट करके भी बताइए, हम आपके डाउटों को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अधिक से अधिक कीजिए ताकि उसका भी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।